आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ जॉन मेनार्ड केन्स की। अगर आपसे पूछा जाए कि जदीद दुनिया में हुकूमत को किसी भी इकॉनमी में कितना कितना दखल देना चाहिए या उसको बिल्कुल आज़ाद छोड़ देना चाहिए, या जब मईशत बहरान का शिकार हो, बेरोज़गारी बढ़ रही हो, कारोबार बंद हो रहे हों, तो हुकूमत को क्या आगे बढ़कर मुदाखलत करनी चाहिए। ये सवाल हमेशा से और आज भी आपकी इकनॉमिक्स और जो पॉलिटिक्स है उसका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस सिलसिले में मैं आपसे बात करना चाहूँगा एक ऐसे शख्स की जिसने 20वीं सदी के जो इकनॉमिक्स का सोचने का समझने का स्टाइल था वो चेंज करके रख दिया। इस आदमी का नाम था जॉन मेनार्ड केन्स। केन्स जो है 1883 में पैदा हुए और तकरीबन 1946 में उनका इंतकाल हुआ। वो बेसिकली इंग्लिश इकोनॉमिस्ट थे और उनकी सबसे मशहूर किताब जो थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में शाया हुई। लेकिन केन्स को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वो किस मसले को समझने की कोशिश कर रहे थे। जिन्होंने इकनॉमिक्स पढ़ी है उनको पता होगा कि एक बहुत बड़ा अजीम स्टैग्नेशन आई थी 1930 में, जिसमें 1929 में सारी दुनिया में एक बहुत बड़ा ग्रेट डिप्रेशन आया, जिसको हम ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। कारोबार बंद होने लग गए थे, फैक्ट्रियां अपनी प्रोडक्शन कम करने लगी थी, आपका जो इन्वेस्टमेंट थी गिर गई थी, लाखों लोग जो हैं अनएम्प्लॉयड हो गए थे। अब यहाँ एक बड़ा बुनियादी सा सवाल पैदा हो रहा था कि अगर फ्री मार्केट का सिस्टम खुद ब खुद अपने आप को बैलेंस कर लेता है और कीमतें और वेजेस खुद अपने आप को एडजस्ट कर सकती हैं, तो इतने बड़े पैमाने पे अनएम्प्लॉयमेंट कैसे पैदा हुई। देखिए ना, लोग काम करना चाह रहे हैं, फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं, मशीनें मौजूद हैं और सबसे बढ़ के आपकी जो पैदावार की सलाहियत है वो भी मौजूद है, लेकिन फिर भी लोग बेरोज़गार हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्यों था और बेसिकली यही केन्स की मुआशी फ़िक्र का असल सवाल था। जो उसका बेसिक क्वेश्चन था केन्स का वो यही था। और उसने पूछा कि अगर इकॉनमी में रोज़गार की मजमूई सतह का तयन किस तरह होता है। उनका जवाब था इफ़ेक्टिव डिमांड। मतलब इस बात को समझने के लिए एक हम मिसाल लेते हैं कि फ़र्ज़ करें एक शहर है, वहाँ एक फैक्ट्री है जो एक दिन में तकरीबन 10,000 पेयर ऑफ शूज़ बना सकती है। उनके पास मशीन्स हैं, मज़दूर है, रॉ मटीरियल है। लेकिन अगर मार्केट में लोग सिर्फ 5,000 जूते ख़रीदने के लिए तैयार हैं तो फिर फैक्ट्री कैसे चलेगी। ज़ाहिर है वो प्रोडक्शन कम कर देगी, और अगर प्रोडक्शन कम होंगे तो फिर मज़दूर कैसे कमाएंगे, कुछ लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। अब जिन लोगों की मुलाजमत ख़त्म हुई उनकी आमदनी भी ख़त्म हो जाएगी या कम होगी, इससे कारोबारों की फ़रोख्त मज़ीद कम होगी, कारोबार मज़ीद प्रोडक्शन अपनी कम करेंगे। यानी एक सिलसिला शुरू हो सकता है, डिमांड में कमी, प्रोडक्शन में कमी, अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफ़ा। आप समझ लें कि आपकी इनकम में कमी आ जाएगी और फिर डिमांड मज़ीद गिर जाएगी। केन्स के नज़दीक यही वो मैकेनिज़्म था जिसे आपकी ट्रेडिशनल इकनॉमिक्स पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं पा रही थी। तो क्या हर फ़र्द का दुरुस्त फ़ैसला पूरी मईशत के लिए भी दुरुस्त होता है। अब एक केन्स का बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसको कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। यानी कि फ़र्ज़ करें मौशी हालात ख़राब हैं, एक शख्स सोचता है कि मुझे मुस्तकबिल का पता नहीं, इसलिए मुझे ख़र्च कम करना चाहिए और ज़्यादा पैसा बचाना चाहिए। ये एक बिल्कुल अक्लमंदाना फ़ैसला हो सकता है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि पूरे मुल्क के लोग एक ही वक्त में यही फ़ैसला करें, सब कम खर्च करें, ज़्यादा बचत करने लगें, तो फिर मार्केट उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। मार्केट में क्या होगा। ज़ाहिर है फिर लोग चीज़ें कम ख़रीदेंगे, कारोबारों की फ़रोख्त कम होगी, कारोबार पैदावार अपनी कम कर देंगे, आपकी जॉब्स कम होंगी, आपकी इनकम्स कम होंगी। और जब लोगों की इनकम ही कम हो जाएगी तो उनकी बचत भी शायद इतनी ना बढ़ सके जितनी वो चाहते थे। यहीं पे केन्स हमें एक बात समझाते हैं कि जो चीज़ एक फ़र्द के लिए अक्लमंदाना हो सकती है कि ज़रूरी नहीं वही पूरी चीज़ पूरी सोसाइटी के लिए भी फ़ायदेमंद हो। यही वजह है कि केनीजियन इंडिविजुअल लेवल में इकनॉमिक्स और इकनॉमिक्स वाइड लेवल में ये डिफ्रेंशिएट करते हैं। फिर वो कहते हैं सरमायाकारी सिर्फ पैसे का मसला नहीं है। अब सवाल ये है कि अगर लोग खर्च कम कर रहे हैं तो क्या कारोबारी
लोग जो है मईशत को सहारा नहीं दे सकते। केन्स के नज़दीक जो मसला है सिर्फ इस पे मुनहसर नहीं है, ये मुस्तकबिल की प्रेडिक्शंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। मसलन एक कारोबारी शख्स है, उसके पास 10-20 करोड़ रुपए हैं, वो नई फैक्ट्री लगा सकता है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि 5 साल के बाद जो आपकी मार्केट है वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, लोग उसकी प्रोडक्ट्स को ख़रीदेंगे या नहीं ख़रीदेंगे, आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, इकोनॉमी किस सिमत में जाएगी, पॉलिटिकल कंडीशंस क्या होंगी। ऐसा ना हो नई टेक्नोलॉजीज़ की फैक्ट्री को बिल्कुल गैर ज़रूरी बना दे। अगर उसे मुस्तकबिल रोशन नज़र आता है तो फिर ही वो सरमायाकारी करेगा ना, लेकिन अगर इसे मुस्तकबिल गैर यकीनी और ख़तरनाक नज़र आएगा तो वो कह सकता है कि फ़िलहाल भाई सरमायाकारी ना करना ही बेहतर है। और अगर हज़ारों कारोबारी लोग एक ही वक्त में यही सोचने लगें तो फिर जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ी कमी आएगी। यहाँ पे एक अनसर्टेनिटी को वो करते हैं, केन्स डिस्कस करते हैं कि इसके साथ एक तरह से आपकी इंसानी नफ्सियात भी जुड़ी हुई है। केन्स के नज़दीक इंसान जो है मुस्तकबिल के बारे में मुकम्मल इल्म नहीं रखते। हम ये नहीं जानते कि 5 या 10 साल बाद दुनिया बिल्कुल कैसी होगी। अब चूँकि वो डिसाइड कर रहे हैं कि इंसानी नफ्सियात इससे रिलेटेड है, तो ये कोई रियाजी का फार्मूला नहीं है जिसकी बेस पर आप ये सारी चीज़ें तय कर लें। लोग अपने कॉन्फिडेंस की बेस के ऊपर फ़ैसले करते हैं, एक होप के ऊपर फ़ैसले करते हैं, और बाज़ वक़्त ये होता है कि वो किसी फ़ियर के बेसिस के ऊपर भी कोई फ़ैसला कर सकते हैं। यहाँ पे एक उसका कॉन्सेप्ट आता है, मे बी दैट इज़ विच इज़ कॉल्ड एनिमल स्पिरिट्स। इसका ये मतलब नहीं कि इंसान वाकई किसी एनिमल इंस्टिंक्ट के ऊपर चल रहे होते हैं, बल्कि केन्स ये बताना चाहते हैं कि सरमायाकारी के फ़ैसलों में कॉन्फिडेंस, होप, खौफ और कारोबारी जज्बात का भी बहुत बड़ा किरदार होता है। अगर कारोबारी अफराद जो हैं वो पुरुमीद हैं तो वो कहेंगे कि मुस्तकबिल भाई अच्छा लग रहा है, सरमायाकारी करते हैं। लेकिन अगर हर तरफ खौफ होता है तो वो भी कहेंगे पता नहीं कल क्या होगा, अभी पैसा रोक कर रखते हैं। और यही जो कलेक्टिव कॉन्फिडेंस है एक तरह से कह लीजिएगा कि आपकी पूरी मईशत के ऊपर असर डालता है। अब स्टेट कहाँ से आती है? यहाँ पर स्टेट के हवाले से मैं बात करने लगा हूँ कि केन्स का जो सबसे मशहूर इस बारे में बात है वो यही है कि अगर अवाम कम खर्च कर रहे हैं, कारोबारी अफराद सरमायाकारी नहीं कर रहे, और आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है या डिमांड है जो टोटल डिमांड है तो वो कम हो रही है, तो फिर आपकी इकोनॉमी को कौन सहारा देगा? केन्स के नज़दीक यहाँ पे एक तरह से स्टेट का रोल सामने आता है। हुकूमत ऐसे वक्त में कह सकते हैं आपके अपने अखराजात बढ़ा सकती है, मसलन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकती है, ब्रिजेस बना सकती है, हॉस्पिटल्स बना सकती है, स्कूल्स बिल्ड कर सकती है, डिफरेंट आपके प्रोजेक्ट्स शुरू किए जा सकते हैं। इन मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ज़रिए आपका रोज़गार पैदा होगा। अब फ़र्ज़ करें कि हुकूमत ने 100 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर का मंसूबा शुरू किया है। ये सारा पैसा तामीराती कंपनियों को मिलेगा, मज़दूरों को उजरत मिलेगी, वो मज़दूर अपनी इनकम से खाना ख़रीदेंगे, कपड़े ख़रीदेंगे, दूसरी ज़रूरियात पूरी करेंगे, दूसरे कारोबारों की आमदनी बढ़ेगी, वो कारोबार मज़ीद लोगों को मुलाज़मत दे सकते हैं, और यूँ इब्तदाई हुकूमती खर्च जो है मईशत में मज़ीद आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा दे सकता है। और इस चीज़ को आप एक तरह से कह सकते हैं कीनीजियन मल्टीप्लायर, यानी कि केन्स का मल्टीप्लायर या उसका जो फार्मूला है उसको मल्टीप्लाई, क्योंकि वो मल्टीप्लाई कर रहा है कि चीज़ों को। अब बेसिकली क्या केन्स हुकूमत को कोई मशवरा देते हैं? वो ऐसा नहीं है, वो कोई मशवरा नहीं दे रहा। उसका ये नहीं कहना था कि हुकूमत हर वक्त जो है ना पैसे खर्चती रहे। उसकी जो बात है ना वो ज़्यादा एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ माइंड में की गई है कि जब निजी शोबा यानी आपका प्राइवेट सेक्टर पीछे हो रहा हो और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही हो, तो जाके जो हुकूमत है इकोनॉमी को थोड़ा सा बेस दे सकती है। जब मईशत नीचे जा रही हो तब वहाँ जाके गवर्नमेंट डिमांड को जो है ना एक ऑप्टिमाइज़ कर सकती है, डिमांड को ऊपर ले जा सकती है। और फिर जब इन्फ्लेशन बढ़ रही हो तो हुकूमत जो है बिल्कुल इसके अगेंस्ट इक़दामात कर सकती है। इसे हम काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी भी बोलते हैं, यानी मुआशी हुकूमत जो है इकोनॉमिक सर्कल के उलट सिमत में भी पॉलिसी अडॉप्ट करने की कोशिश करती है। और दूसरे अल्फाज में जब मईशत आपकी श्रिंक हो रही हो तो सहारा दे सकती है। मईशत ज़रूरत से ज़्यादा हीटअप हो रही हो तो उसे काम डाउन करने की कोशिश की जा सकती है।
मेरा ख्याल है यही वो फ़र्क है जो केन्स और मार्क्स में पाया जाता है। अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल पैदा हो सकता है कि अगर केन्स सरमायादारी की खामियों की बात करते हैं तो क्या वो मार्क्स के करीब हैं? किसी हद तक मसले को शायद आप कोई मुमासलत अगर ढूंढने जाएं तो आपको नज़र आएगा, लेकिन हल बिल्कुल टोटल डिफरेंट है। कार्ल मार्क्स जो हैं वो क्लास डिफरेंसेस की बात करते हैं, कैपिटल की बात करते हैं, मेहनत के ताल्लुक और कैपिटलिज्म प्रोटेक्शन के जो बुनियादी आपस में टकराव हैं, क्लैशेस हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। मार्क्स का जो एंड रिज़ल्ट है वो यही है कि जो सरमायादारी से आगे एक मुख्तलिफ मुआशी निज़ाम की तरफ उनका जो मार्क्स का सिस्टम है वो उनके ले जाता है। जबकि जो जे.एम. केन्स हैं वो सरमायादारी को ख़त्म नहीं करना चाहते। वो समझते हैं कि सरमायादारी एक पावरफुल और रोबस्ट किस्म का प्रोडक्टिव सिस्टम है, लेकिन इसे स्टेबल रखने के लिए स्टेट को ज़रूरत के वक्त इंटरफेयर करनी चाहिए। यानी बहुत ही आसान अल्फाज में मार्क्स का सवाल था कि कैपिटलिज्म की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें बेसिक प्रॉब्लम क्या है, जबकि केन्स का जो बेसिक क्वेश्चन था वो ये था कि सरमायादारी को क्राइसिस और अनएम्प्लॉयमेंट से कैसे बचाया जा सकता है। अब मैं बात करना चाहूँगा कि केन्स वेलफेयर स्टेट के हवाले से क्या बात करते थे। केन्स का ये ख्याल था कि वो उस तसव्वुर को भी पेश करते हैं, वो ये ख्याल है कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी सिर्फ सरहदों की हिफाजत, कानून नाफिज करने और शहरियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ तक महदूद नहीं, बल्कि रियासत को मुआशी इस्तेहकाम, अवामी बहबूद में भी किरदार अदा करना चाहिए। इस माहौल में एम्प्लॉयमेंट हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गई, आपकी पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो गई और मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से भी जो है रियासत को अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो ये कहना दुरुस्त नहीं कि केन्स ने वेलफेयर स्टेट ईजाद की, लेकिन उनकी मुआशी फ़िक्र ने इस बात के लिए एक मजबूत आइडियालॉजिकल बेसिस ज़रूर फराहम की कि रियासत जो है मुआशी बहरान के दरमियान गैर फ़आल नहीं रह सकती। तो यहाँ तक जो मैंने आपसे बात की वो जे.एम. केन्स के उस आइडियोलॉजी के बारे में थी जो वो मार्केट के बारे में पेश कर रहे थे कि जब डिमांड गिर रही हो तो गवर्नमेंट को किस तरह इंटरफियर करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये भी जिक्र कर लेने दीजिए कि जे.एम. केन्स के कुछ क्रिटिक्स भी थे और वो ये कहते थे कि जैसा कि आपको पता है क्रिटिसिज्म में हर चीज़ को आखिरी ट्रुथ के तौर पर नहीं देखा जा सकता। तो इनके नज़रियात पे भी ये तनकीद हुई, क्योंकि उस ज़माने के जो माहिरीन थे वो कहते थे क्या हुकूमत के पास इतनी मालूमात होती हैं कि वो पूरी इकॉनमी को सही तरीके से मैनेज कर सके। मार्केट में जो प्राइसेस हैं हमें मालूमात फराहम करती हैं, अगर हुकूमत इन कीमतों और मार्केट के सिग्नल्स को डिस्टॉर्ट कर दे तो क्या नुकसान नहीं होगा। फिर उसके बाद मिल्टन फ्राइडमैन आते हैं, वो उनके माहिरीन का मौक़िफ़ ये किया कि मईशत और ख़ास तौर पर अफरात ज़र जो है उसको समझने के लिए मनी सप्लाई और मॉनिटरी सप्लाई को समझना बहुत ज़रूरी है। फिर एक और दिलचस्प सवाल आता है, केन्स कहते हैं कि जब मार्केट नाकाम हो तो हुकूमत मुदाखलत करे, लेकिन अगर हुकूमत ख़ुद नाकाम हो रही हो तो फिर क्या किया जाए। तो सियासतदान हमेशा मुआशी मशवरे के मुताबिक, मुआशी माहरीन के मशवरे के मुताबिक फ़ैसले नहीं करते। वो इलेक्शंस को भी देखते हैं, पॉलिटिकल दबाव को भी देखते हैं, अपने वोटर्स को भी देखते हैं। तो फिर फ़र्ज़ क्यों किया जाए कि हुकूमत का फ़ैसला हमेशा मार्केट से बेहतर होगा। ये कीनेजियन इकनॉमिक्स के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा एतराज़ था। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद आज भी केन्स जो है इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और आज भी हम एक सदी के बाद केन्स को क्यों पढ़ते हैं। क्योंकि आज भी जब भी हमें दुनिया में कोई इकोनॉमिक क्राइसिस नज़र आते हैं, आज भी जब भी लोग बेरोज़गार होते हैं, आज भी जब आपका बिज़नेस का कॉन्फिडेंस गिरता है, थोड़ी इन्वेस्टमेंट कम होती है या रुक जाती है, तब हुकूमतें फ़ैसला करती हैं कि बहरान के वक़्त अखराजात को बढ़ाया जाए या कम किया जाए। और जब आलमी मईशत किसी बड़े बहरान का शिकार होती है तो एक सवाल बार बार सामने आता है, क्या हुकूमत को मार्केट को ख़ुद पर छोड़ देना चाहिए, यानी कि मार्केट ख़ुद डिसाइड करे कि क्या करना चाहिए, या फिर रियासत को आगे बढ़ के मार्केट के अंदर इंटरफेयर करता है। और यही वो बेसिक क्वेश्चन है जो हमें ना बार बार जे.एम. केन्स की तरफ ले जाता है। तो अगर मैं जे.एम. केन्स की पूरी फ़िक्र को एक जुमले में बयान करूं तो शायद वो ये होगा
कि जो कैपिटलिज्म है अपनी प्रोडक्टिव सलाहियत को या पैदावारी सलाहियत के बावजूद ख़ुद ब खुद मुकम्मल रोज़गार और मुआशी इस्तेहकाम की ज़मानत नहीं दे सकती। ऐसा भी हो सकता है कि कभी तलब कम हो सकती है, कभी सरमायाकारी रुक सकती है, कभी कारोबारी एतमाद आपका ख़त्म हो सकता है, और ऐसी सूरत हाल में फिर जो रियासत है वो मुआशी सरगर्मी और रोज़गार को सहारा देने के लिए अहम किरदार अदा कर सकती है। लेकिन केन्स को समझने का असल हुस्न ये है कि वो हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि हुकूमत को क्या करना चाहिए, वो हमें एक से ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस के बारे में सोचने पे मजबूर करता है कि क्या जो आपकी फ्री मार्केट है वो वाकई हमेशा अपने आप को ख़ुद ब खुद दुरुस्त कर लेती है, और अगर वो नहीं करती तो फिर इसे दुरुस्त करने की ज़िम्मेदारी किसकी है। शायद यही वो सवाल है जिसकी वजह से जॉन मेनार्ड केन्स को समझना आज भी इतना ही ज़रूरी है जितना 1930s के दिहाई में था, या आप यूँ समझ लीजिए कि जो उस वक्त डिप्रेशन आया था, जब आप उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं तो आपको फिर जॉन मेनार्ड केन्स के बारे में पता लगता है। अब मैं आपसे केन्स के बारे में एक डिफरेंट बात करना चाहता हूँ। अगर हम सिर्फ जॉन मेनार्ड केन्स को एक माहिर मुआशियात के तौर पर देखें तो शायद इनकी फ़िक्र का एक बहुत दिलचस्प पहलू जो है वो हमारी नज़रों से ओझल रह जाएगा। केन्स का ताल्लुक 20वीं सदी के उस फ़िक्री माहौल से था जिसे हम वसी मैनों में मॉडर्निज़म कहते हैं। केन्स कोई लिटरेरी मॉडर्निस्ट नहीं थे जैसे आपके जेम्स जॉयस थी या वर्जीनिया वुल्फ थी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि केन्स और वर्जीनिया वुल्फ एक ही इंटेलेक्चुअल सर्कल यानी ब्लूम्सबरी ग्रुप से वाबस्ता थे, और ब्लूम्सबरी ग्रुप के लोग उस वक़्त की बहुत सी रवायती या विक्टोरियन वैल्यूज़ के जो बातें थीं उनके ऊपर सवाल उठा रहे थे। लिटरेचर में यही तब्दीली जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ लेके आए थे। जॉयस ने रवाती कहानी और ज़ुबान के तरीक़ों को तोड़ा और इंसान की कॉन्शसनेस की पेचीदगियों को सामने लेके आया। इसके ऊपर मैंने एक प्रोग्राम भी किया था, और जेम्स जॉयस के ऊपर मेरा एक पूरा प्रोग्राम है, उसमें मैंने आपको बताया था कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस क्या हो सकती है। लिटरेचर में जैसा कि आपको पता है कि ये हमेशा से एक सवाल रहा कि क्या हकीकत वाकई इतनी सिंपल है, इतनी ऑर्गेनाइज्ड है और इजीली अंडरस्टैंडेबल है जितनी हम उसे समझते हैं। ये चीज़ जो है उस वक्त चल रही थी, और बेसिकली केन्स भी आप देखें तो ऐसे ही किसी सवाल का जवाब दे रहा था। और यहाँ पे केन्स का और इस ब्लूम्सबर्ग ग्रुप के जितने बाकी लोग हैं उन दोनों के दरमियान एक ताल्लुक़ कह लें पैदा हो रहा था। वो लिटरेचर में एक डिफरेंट सवाल उठा रहे थे, इकनॉमिक्स में केन्स मुख्तलिफ सवाल उठा रहे थे कि क्या मुआशी दुनिया वाकई इतनी रैशनल, प्रेडिक्टेबल और ऑर्गेनाइज्ड है जितनी उसे क्लासिकल इकनॉमिक्स समझती थी, जैसे कि वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जॉयस लिटरेचर में विक्टोरियन स्टाइल को चैलेंज कर रहे थे, तो जेएम केन्स जो हैं वो आपकी ट्रेडिशनल इकनॉमिक्स को चैलेंज कर रहे थे, क्योंकि जो आपकी क्लासिकल इकनॉमिक्स है उसमें ये तसव्वुर है कि अगर मार्केट को आज़ाद छोड़ दिया जाए तो वो अपने मैकेनिज़्म के ज़रिए तावाज़न की तरफ बढ़ सकती है। लेकिन केन्स कहते हैं कि इंसान जो है वो मुस्तकबिल के बारे में मुकम्मल इल्म नहीं रखता। कारोबारी अफराद ये नहीं जानते कि 5 या 10 साल के बाद क्या होगा। सरमायाकारी सिर्फ हिसाब किताब का नतीजा नहीं होती, लोग अनसर्टेनिटी में भी फ़ैसले करते हैं, वो खौफज़दा भी होते हैं, होपफुल भी होते हैं, और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता भी है और ख़त्म भी होता है। और यही जो पूरी चीज़ है ये आपकी इकोनॉमी को मुतासर कर सकती है। यहाँ केन्स की फ़िक्र मुझे मॉडर्निज़म के एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल मसले से जुड़ी हुई महसूस होती है, जिसे कहते हैं सर्टेनिटी का क्राइसिस। 19th सेंचुरी में रीज़न, साइंस जो है, रीज़न, प्रोग्रेस, साइंस और रैशनैलिटी के ऊपर एक ख़ास किस्म का एतमाद मौजूद था। लेकिन 20th सेंचुरी के आगाज़ में ये यकीन कई फ्रंट्स के ऊपर जो है ना चैलेंज होने लग गया था। फ़लसफ़े में जो आपकी कह लें क्लासिकल या ट्रेडिशनल वैल्यूज़ थी उसको फ्रेडरिक नीचा चैलेंज कर रहे थे, और इसी तरह इंसानी जहन के उस हिस्से को सिगमंड फ्राइड सामने ला रहे थे जिसके ऊपर इंसान का पूरा कंट्रोल नहीं था। इसी तरह जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ जो है लिटरेचर के अंदर कॉन्शसनेस और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस की कम्प्लेक्सिटीज़ को सामने लेके आ रहे थे,
और इकनॉमिक्स में J.M. केन्स जो हैं वो ये बता रहे थे कि इंसानी मुआशी ज़िंदगी भी मुकम्मल सर्टेनिटी और रैशनल कैलकुलेशन पर नहीं चलती। ये सब एक ही नज़रिया पेश नहीं कर रहे थे, और ना ही ये कहना दुरुस्त होगा कि केन्स, जॉयस एक ही इंटेलेक्चुअल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ये सब एक ऐसे दौर का हिस्सा थे जिसमें पुरानी सर्टेनिटीज़, रवायती स्ट्रक्चर और दुनिया को मुकम्मल रैशनल और प्रेडिक्टेबल समझने के तसव्वुर पे जो है ना सवाल उठ रहे थे। और शायद केन्स का जो सबसे दिलचस्प पहलू है वो यही था कि वो सिर्फ ये नहीं कह रहे थे कि हुकूमत को मईशत में मुदाखलत करनी चाहिए, वो इससे पहले एक बहुत ही बेसिक बात कर रहे थे कि हम बेसिकली मुस्तकबिल को मुकम्मल तौर पर नहीं जानते। और जब मुस्तकबिल अनसर्टेन है, जब इंसान मुकम्मल रैशनल नहीं है, जब फियर और बिज़नेस कॉन्फिडेंस जो है इन्वेस्टमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं, और जब आपकी पूरी इकॉनमी जो है कम तलब की वजह से तवील अरसे तक बेरोज़गारी में फंस सकती है, तो फिर ये फ़र्ज़ करना मुश्किल हो जाता है कि मार्केट हर हाल में ख़ुद ब खुद बेहतरीन नतीजे तक पहुंच जाएगी। और यही वो मुकाम है जहाँ केन्स की इकनॉमिक्स हमें 20th सेंचुरी की जो आपकी वाइडर थॉट था, जो फ़िक्री थॉट था, उसके साथ जुड़ रहा था। यानी एक ऐसी दुनिया जहाँ सर्टेनिटी की जगह एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस, अनसर्टेनिटी की जगह डाउट, और एक मुकम्मल मुनज़्ज़म दुनिया के तसव्वुर की जगह एक कॉम्प्लेक्स दुनिया ले रही थी। और शायद इसीलिए केन्स को समझना सिर्फ इकनॉमिक्स को समझना नहीं है, ये 20वीं सदी के उस ज़हनी इनकलाब को समझने का भी एक रास्ता है जिसने लिटरेचर, फ़िलासफ़ी, साइकोलॉजी और इकनॉमिक्स और आर्ट को तकरीबन बदल के रख दिया था।